जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस क्लास का आप सभी को इंतज़ार था और मैंने भी बहुत इंतज़ार करवाया, वेट करवाया। तो इसके पहले क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 2 तक वीडियो पढ़ा दिया था। पहले चैप्टर का नाम क्या था? जीवों में जनन। दूसरे चैप्टर का नाम था पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन और तीसरे चैप्टर का नाम है मानव जनन यानी ह्यूमन से रिप्रोडक्शन के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। बस आपको जितना हम बता रहे हैं इतना पढ़िए, आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम में दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी कोई समस्या हो तो आप हमारे टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली परिभाषा हमारी आती है मानव जनन यानी ह्यूमन्स रिप्रोडक्शन क्या है। तो पर दिया गया है यहाँ पर, मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। क्या है? मनुष्य एक लिंगी प्राणी है जिसमें नर जनन तंत्र अलग जीव में तथा मादा जनन तंत्र अलग जीव में पाया जाता है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया है, नर जनन तंत्र यानी मेल में पाया जाता है। नर जनन तंत्र में नर युग्मक यानी शुक्राणु का निर्माण होता है। नर जनन तंत्र यानी मेल यानी आदमी में पाया जाता है। नर जनन तंत्र में नर युग्मक यानी शुक्राणु का निर्माण होता है, स्पर्म। मादा जनन तंत्र यानी फीमेल यानी औरत में पाया जाता है। मादा जनन तंत्र में मादा युग्मक यानी अंडाणु का निर्माण होता है। अब इसकी परिभाषा कैसे दे सकते हैं? तो प्रत्येक जीव का जो समय होता है निश्चित समय तक ही जीवित रहता है। प्रत्येक जीव निश्चित समय तक ही जीवित रहता है। जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय जीव की जीवन अवधि यानी लाइफ पीरियड कहलाती है। ये तो लाइफ पीरियड की परिभाषा हो गई, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक कोशिकी यानी अनसेलुलर जीव, एक कोशिकी को हम इंग्लिश में अनसेलुलर कहते हैं यानी एक कोशिकी जीव। जैसे अमीबा को छोड़कर कोई भी अमर नहीं है। अमीबा को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है, अर्थात सभी जीव अपना जीवन काल पूर्ण करते हैं। अमीबा क्या है? अमर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम मानव जनन तंत्र के बारे में यानी ह्यूमन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। चलिए आपको समझाते हैं। ह्यूमन्स रिप्रोडक्टिव क्या है? सिस्टम। तो यहाँ पर दिया है, वे अंग जो मानव जनन में सहायक होते हैं। वे अंग जो मानव जनन में सहायक होते हैं मानव जनन तंत्र कहलाते हैं, जिन्हें निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। यह सिंपल सी परिभाषा है मानव जनन तंत्र की, ह्यूमन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। या तो आप कह सकते हैं कि जैसे मानव भी अन्न यानी दिया है, मानव भी अन्न कशेरुकियों यानी कि बर्बिटर्स कशेरुकियों की तरह एक लिंगी यानी प्राणी है। क्या है? यूनिसेक्सुअल प्राणी है। अतः नर मानव अर्थात पुरुष तथा मादा मानव या स्त्री में स्वाभाविक रूप से जननांगों में काफ़ी अंतर होता है। यहाँ पर वे अंग जो मानव जनन तंत्र में सहायक होते हैं, जनन में सहायक होते हैं, मानव जनन तंत्र कहलाते हैं, जिन्हें निम्नलिखित दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है प्राथमिक जनन तंत्र यानी प्राइमरी रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स, प्राथमिक जनन अंग। तो इसमें पहला क्या आता है? नर मुख्य जनन अंग विषण। नर में मुख्य जनन अंग विषण जिसमें शुक्राणु बनते हैं। मादा मुख्य जनन अंग अंडाशय जिसमें अंडाणु बनते हैं। दूसरा हमारा क्या है? द्वितीयक जनन अंग। क्या है? द्वितीयक जनन अंग यानी कि सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें क्या है? नर सहायक अंग कौन कौन से? विषण कोश, अधिविषण, शुक्रवाहिनियाँ, शुक्राशय, शीशन, प्रोटेस्टेट ग्रंथियाँ, काउपर ग्रंथियाँ आदि। और मादा सहायक अंग में क्या है? गर्भाशय, अंडवाहिनियाँ, योनि और क्या है? भंग है, स्तन ग्रंथियाँ आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो चलिए इस पॉइंट को शुरू करने से पहले हम आपको कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं। चलिए पहला पॉइंट यानी मानव जनन तंत्र का कुछ पहला पॉइंट डालकर लिखिएगा नोट्स में कि पहला पॉइंट डालिएगा, लिखिएगा ह्यूमन्स यानी स्त्री में दो बड़े स्तन होते हैं, दुग्ध ग्रंथियाँ विकसित होती है जिनमें इनमें प्रकारात्मक दिया है
प्रकार्यात्मक दुग्ध स्रावित होता है। पुरुष में दुग्ध ग्रंथियां निष्क्रिय होती हैं। ठीक है, अभी हमने जो आपको बताया है वो पॉइंट में डालकर लिखिएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा, स्त्री की अपेक्षा पुरुष का देह पेशियांश एवं चाल भिन्न होती है, और दूसरा में लिखिएगा। तीसरा पॉइंट है, स्त्री की अपेक्षा पुरुषों में उच्च उपाचय यानी उपापचय दर होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नर जनन तंत्र क्या दिया गया है, नर जनन तंत्र मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो परिभाषा क्या है, नर में विभिन्न अंग होते हैं। क्या है, नर में विभिन्न अंग जैसे भीषण, सहायक नलिकाएं व ग्रंथियों के समूह को जो नर युग्म को बनाते हैं नर जनन तंत्र कहलाते हैं। इसके पहले जो बताया था वो भी परिभाषा था। नर जनन तंत्र के भाग कौन कौन से भाग हैं, मुख्य अंग भीषण होता है। सहायक अंग कौन कौन से होते हैं, अधिभीषण, शुक्रवाही नलिकाएं, और यह रसखलन नलिका, भीषण कोश, शीर्षण, शुक्राशय। ये क्या है, सहायक अंग हैं। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 सहायक अंग हैं। और सहायक ग्रंथियाँ कौन सी है, प्रोटेस्टेट ग्रंथि है, काउपर ग्रंथि यानी बल्ब्यूरी, और थ्रिल ग्रंथि। ये 3 का है सहायक ग्रंथियाँ हैं। अब यहाँ पर देखिए नर जनन तंत्र की क्या है, संरचना दिया गया है। क्या दिया है, नर जनन तंत्र की संरचना यानी चित्र दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर, यानी ह्यूमंस का मेल का प्राइवेट पार्ट यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं क्या क्या होता है। तो यहाँ पर यह वाला जो पतली नलिका आपको दिख रहा है यह क्या है, शुक्र वाहक नलिका है। क्या है, शुक्र वाहक नलिका। सबसे पहले हम इधर वाले की बात करते हैं, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यह जो पतली नलिका है यहाँ पर दिया गया है, यह वाला, यह क्या है, मूत्र विसर्जन नलिका। और क्या है, अब इसके ऊपर यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर जो दिया गया है इसे अधिभीषण कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे, शीर्षण, यानी कि जो आपका लिंग होता है उसके ऊपर जो इस तरह का बना होता है उसे हम शीर्षण कहेंगे। अब ये क्या है, भीषण कोश है। ये क्या है, मनुष्य का भीषण कोश है। अब इसके अंदर जो है उसे भीषण कहेंगे। भीषण कोश के अंदर जो है उसे भीषण कहेंगे, भीषण कोश के जो बाहर है उसे भीषण कोश कहेंगे। अब यहाँ पर जो बीच में बना है यहाँ पर, यह यानी यहाँ पर मूत्राशय होता है। अब ये वाला लाइन क्या है, शुक्राशय है। अब ये वाला लाइन जो है ये वाला, ये क्या है, रसखलन नलिका है। अब यहाँ पर प्रोटेस्टेट ग्रंथि कहाँ पर है, देख सकते हैं, यह वाला जो पोर्शन है क्या है, प्रोटेस्टेट ग्रंथि है, यह वाला भी। ठीक है, ये प्रोटेस्टेट ग्रंथि है। काउपर ग्रंथि कौन सी है, यहाँ पर जो छोटा सा बना हुआ है यह काउपर ग्रंथि है। तो देख सकते हैं कितना सिंपल भाषा में नर जनन तंत्र की संरचना बनाई गई है। इस तरह से संरचना का आप चित्रण निरूपित कर सकते हैं और नाम लिख सकते हैं। बारी बारी से हम सबके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो वो वाला आपको चित्र नहीं समझ में आया, चलिए यहाँ पर भी समझते हैं। यहाँ पर देखिए यह वाला जो हमने बताया था मूत्राशय है, और यहाँ पर जो पोर्शन है यह क्या है, शुक्राशय है। अब यहाँ पर जो है वो शुक्र वाहक नलिका है। अब यहाँ पर क्या है, अधिभीषण है, फिर इसके अंदर जो क्या है, भीषण है, फिर यह क्या है, भीषण कोश है। अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर जो खाली जगह है उसे प्रोटेस्टेट ग्रंथि कहते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है प्रोटेस्टेट ग्रंथि है। अब यह वाला जो पोर्शन है, यह वाला जो लाइन है इसे हम मूत्र विसर्जन नलिका कहते हैं, जो यहाँ से होकर निकलता है। देख सकते हैं दोनों चित्र कितना सिंपल भाषा में बनाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे यहाँ पर दिया है मुख्य या प्राथमिक ग्रंथि यानी भीषण। मुख्य ग्रंथि क्या है, एक ही है, क्या है, भीषण है। तो पुरुषों में एक जोड़ी भीषण यानी टेस्टिस पाया जाता है। क्या, उदर गुहा। पुरुषों में एक जोड़ी भीषण उदर गुहा से बाहर थैली नुमा संरचना में पाए जाते हैं, जिसे भीषण कोश यानी स्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। भीषण एक अंडाकार यानी 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा या 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। यह बाहर से 2 झिल्लियों से घिरा होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आंतरिक झिल्ली भीषण के अंदर अंतर्वलित होकर 250 से 300 कोष्ठों का
निर्माण करती है, जिसे विसड़ पालियाँ कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं विसड़ की संरचना दिया गया है। यहाँ पर जो दिया है यह शुक्रवाहिकाएँ हैं। फिर यहाँ पर जो है विसड़ कोष्ठ है। फिर यहाँ पर ट्यूनिका एल्ब्यूजिन है और यहाँ पर शुक्र नलिकाएँ हैं। यहाँ पर अधिविसड़, फिर भीषण जालक है, ट्यूनिका वेजेइनेलिस है, वेजेनेलिस। यह देख सकते हैं कितना सुंदर यानी साफ सुथरा चित्र बना गया है। जो आपको यहाँ पर बताया गया है वही चित्र में है। अब यह है शुक्र जनन की नलिका की आंतरिक संरचना। शुक्र जनन नलिका की आंतरिक संरचना। तो भीषण के अंदर शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। इसके भीतर 3 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। कौन कौन सी? पहला है शुक्राणु जनन कोशिकाएं, दूसरा है सरटोली कोशिकाएं, तीसरा है अंतराली कोशिका, लीडिंग कोशिका। इसे हम लीडिंग कोशिका भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह क्या है? शुक्राणु है। फिर यहाँ पर इसके अंदर जो है लीडिंग कोशिका, फिर इसके अंदर जो यहाँ पर इस तरह का जो बना हुआ है, इस तरह से जो बना है उसे हम सरटोली कोशिका कहते हैं। अब यहाँ पर जो ऐसे ऐसे छोटे छोटे ऐसे गोलाकार में बने हुए हैं उसे हम क्या कहेंगे? शुक्र जनन कोशिका कहेंगे, टीएस। तो हम पहले बात करते हैं शुक्र जनन यानी शुक्राणु जनन कोशिका के बारे में। यह नर जननिक कोशिकाएं होती हैं। शुक्राणु जनन कोशिका यह नर जननिक कोशिकाएं होती हैं जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु यानी स्पर्म का निर्माण करती हैं। स्पर्म। सरटोली कोशिकाएं यह पिरामिड आकार की कोशिका होती है। क्या? सरटोली कोशिकाएं यहाँ पर देख सकते हैं यह पिरामिड के आकार की होती है, यानी कि इस तरह से होगा। जो सरटोलिक शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं उनका निर्माण यानी इस तरह से होगा, पिरामिड की तरह। यहाँ पर पिरामिड की तरह देख सकते हैं यह जो बना हुआ है, इसे हम सरटोली कोशिका कहेंगे। पिरामिड की आकार की कोशिका है जो बनते हुए नर युग्म कोशिका को पोषण प्रदान करती हैं। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा प्रश्न है अंतराली कोशिका यानी लीडिंग कोशिका। 3 नंबर। विसड़ पाली में शुक्र जनन नलिकाओं के चारों ओर आंतरिक अंतराली अवकाश होता है। इनमें कहीं कहीं छोटी छोटी रक्त वाहिकाएँ व लीडिंग कोशिकाएं होती हैं। इसे ही अंतराली कोशिकाएं भी कहते हैं। ये टेस्टोस्टेरॉन का स्त्राव करती हैं। टेस्टोस्टेरॉन का स्त्राव करती हैं। इनकी कुछ कोशिकाएं प्रतिरक्षात्मक भी होती हैं। आगे बढ़ते हैं। सहायक या द्वितीयक अंग। तो सहायक या द्वितीयक अंग यहाँ पर दिया गया है। सहायक या द्वितीयक अंग। तो पहला सहायक या द्वितीयक अंग में पहला हमारा नंबर पे है भीषण कोश। तो भीषण जिस थैलीनुमा संरचना में उपस्थित होता है उसे भीषण कोश कहते हैं। भीषण कोश उदर गुहा के बाहर इसलिए उपस्थित होता है जिससे भीषण का तापमान शरीर के तापमान से 2 डिग्री से 3 डिग्री कम हो। और अधिभीषण शुक्रवाहिकाएं भीषण से निकलकर भीषण के पक्ष सतह पर अधिभीषण में खुलती हैं। अधिभीषण पतली व लंबी नलिका होती है, अत्यधिक कुंडल से बनी होती हैं। इसमें शुक्राणुओं के परिपक्वन का कार्य होता है। आगे बढ़ते हैं हम। एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो आपका 10 नंबर छूट जाएगा, तो ज़रूर से ज़रूर देखें। शुक्रवाहक नलिका अधिभीषण के पश्च यानी पीछे भाग से निकलकर यह शुक्रवाहक नलिका यानी उदर तक जाकर मूत्राशय से ऊपर एक लूप बनाती हैं। और रसखलन नलिका उदर गुहा में शुक्राशय से निकलती एक नलिका शुक्रवाहक में खुलती हैं। उदर गुहा से शुक्राशय से निकली एक नलिका शुक्रवाहक में खुलती हैं। यह दोनों मिलकर एक रसखनल नलिका का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है शीर्षण। यह बाह्य जननेंद्रिय है। मूत्र नलिका शीर्षण के रास्ते बाहर खुलती है। मूत्र नलिका वीर्य व मूत्र दोनों का परिवहन करती हैं। वीर्य यानी स्पर्म का।
शुक्राशय, यह एक जोड़ी मूत्राशय के पीछे स्थित होते हैं। क्या है? यह एक जोड़ी में मूत्राशय के पीछे स्थित होते हैं तथा यह वीर्य का लगभग 60% बनाते हैं। वीर्य यानी स्पर्म का 60% बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है सहायक ग्रंथियाँ। सहायक ग्रंथियाँ में पहला हमारा ग्रंथि आता है प्रोस्टेट ग्रंथि। यह एक सहायक ग्रंथि है। क्या है? यह एक सहायन ग्रंथि है जो मूत्र नलिका के आधार के चारों ओर होती है। ये वीर्य का लगभग 20 से 25% भाग बनाती है। नेक्स्ट है काउपर ग्रंथि। इसका स्त्रवण शीर्षण में स्नेहन का कार्य करता है। इसका स्त्रवण शीर्षण के स्नेहन में का कार्य करता है। यह एक जोड़ी होता है। आगे बढ़ते हैं हम। टेस्टोरान यह है टेस्टोस्टेरान। टेस्टोस्टेरान यह नर हार्मोन्स है। क्या है? यह नर हार्मोन्स है जो अंतराली कोशिका से स्रावित होता है। यह नर जनन अंगों के विकास व शुक्राणु परिपक्वन में सहायक होता है। तो आपको ह्यूमन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया गया है, यानी नर जनन तंत्र। ह्यूमन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में मानव जनन तंत्र के बारे में बताया गया है। मानव जनन तंत्र या पुरुष का जनन तंत्र के बारे में बताया गया है। इसके बाद आपको स्त्री जनन तंत्र के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।